अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। ये रेशोज़ जी हम कर चुके। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर। उसके बाद आगे जाकर आती हैं जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। इन्हीं के साथ ही एक्सपेंस रेशो भी है, अगर साथ में करनी पड़े तो। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो एक्सपेंसेस बीच में कवर हो ही जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ कहे तो इन में एक्सपेंस रेशो की बजाय जीपी और नेट प्रॉफिट की रेशो निकालें तो उसी के अंदर एक्सपेंसेस को हम कवर कर सकते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है या कम है तो जीपी पे इसका ही असर है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है या कम है उस पर ही असर है, ठीक है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हो गई। फिर हमने वर्किंग कैपिटल रेशोज़ पढ़ी थी, इन्नको एफिशिएंसी रेशोज़ भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशोज़ को एफिशिएंसी रेशोज़ इसलिए कहते हैं कि ये बताती है कितनी एफिशिएंट है कंपनी डेटर से पैसे निकलवाने में, इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करने में, क्रेडिटर को पेमेंट करने में, कैश साइकिल पूरा करने में। यानी ये टर्नओवर्स हैं, इन्वेंट्री को टर्न करने में। टर्नओवर का मतलब क्या था, कितनी दफ़ा सेल में कन्वर्ट होती है, कितने टाइम्स। तो इसको वर्किंग कैपिटल या एफिशिएंसी रेशो भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशोज़ को एफिशिएंसी रेशोज़ भी कहते हैं। भाई खामोश होकर बैठे, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है वो इस नाम से भी कह दे ज़रा एफिशिएंसी रेशोज़ निकालो, तो आपको जी ये तो हमें पढ़ाई ही नहीं थी। तो एफिशिएंसी ये रेशोज़ बताती हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लिक्विडिटी रेशोज़ पढ़ी थी। लिक्विडिटी रेशोज़, ठीक है। लिक्विडिटी रेशोज़ में हमें दो रेशोज़ पढ़ी थी हमने, करंट और क्विक रेशो, जो ये बताती हैं कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को करंट एसेट्स या क्विक एसेट से पे करने की कितनी एबिलिटी रखती है, ठीक हो गया। और फिर डेट रेशोज़ थी। डेट रेशोज़ में हमने इसको लिवरेज रेशोज़ भी कहते हैं। डेट रेशोज़ को लिवरेज रेशो भी कहते हैं। गियरिंग रेशोज़, गियरिंग तो सिर्फ एक को कहते हैं, बहरहाल लिवरेज रेशो, ठीक है। चलें, डेट की काफ़ी है, इस पर डेट ही लिखा है, दूसरा ना लिखें। तो ये डेट इक्विटी रेशो के अंदर मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें होती हैं। एक ये जो डेट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो ये देखना चाहता है कि मेरा प्रिंसिपल सिक्योर है या नहीं, उसके लिए वो डेट इक्विटी रेशो देखेगा, कितनी गियरिंग है कंपनी में, कितना डेट है एक्सटर्नल, कितना गियर्ड है कंपनी। और फिर दूसरी बात, वो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उस पर उसको कितना इंटरेस्ट जो उसने लेना है वो कितना सिक्योर है, यानी कि वो कंपनी कितना इंटरेस्ट देने के काबिल है। ये मिस कर रही है आवाज़, ठीक है। तो दो चीज़ें देखकर कोई भी लेंडर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, एक डेट इक्विटी रेशो और दूसरा इंटरेस्ट कवर रेशो, ठीक है। उसके बाद जी एक ये रेशो है सही, मैं तो इसको मिटाने लगा हूँ, क्योंकि परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स जो है ये सिर्फ एक परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स नहीं देखनी हमने, इसमें मैं आपको तकरीबन हर चीज़ की परसेंटेज ग्रोथ सिखाऊंगा। इसलिए मैं इसको अलग से अब जो है वो रेशो का नाम देने की बजाय प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारी ये रेशोज़ तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये एग्जांपल जो मैंने बनाई थी इसको भी आप रहने दें, सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन ये है ना, इसमें सिर्फ सेल्स की ग्रोथ हम बता रहे हैं। मैं तो आपको अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आकर आपको हर चीज़ की परसेंटेज ग्रोथ जो है वो कैलकुलेट करना दिखाऊंगा, पिछले साल से कमी आ जाती तो उसमें फिर ये भी कवर हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो जी क्या है, हमने ईपीएस कैलकुलेट की थी, ईपीएस याद है। ईपीएस भी एक रेशो है, वो रेशो क्या बताती है जी, हर शेयर कितनी अर्निंग कमा रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जैसे इसके नाम से जाहिर है, इसका फॉर्मूला होता है जी, जो आपने ईपीएस निकाली है उसको आप डिवाइड कर देते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से, ठीक है। तो शेयर प्राइस, थोड़ा सा स्मार्ट करके लिखें, कोशिश करते हैं, प्राइस ओवर अर्निंग रेशियो। जी बच्चों, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस ओवर प्राइस पर शेयर। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है ना, प्राइस पर शेयर, और इसको हम डिवाइड करते हैं उस चीज़ से जो ऑलरेडी हमने निकाली हुई थी, और वो थी अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। बस इसका आंसर भी आएगा टाइम्स में, ओके। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया जी, जल्दी से बोलें, बताती क्या, अभी बताता हूँ। याद रहेगा, नाम से ही याद रहता है। इसको पीई रेशियो भी कहते हैं, और फ़ियाम में बड़ी मशहूर रेशियो है प्राइस अर्निंग्स रेशियो।
पीई रेशो, प्राइस अर्निंग, ठीक है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेशो है बेसिकली। अब यहाँ पर तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, मैं इसके लिए कोई और क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। कंपनी एक्स और वाई के मार्केट शेयर्स की बजाय मैं एक छोटी सी और एग्जांपल बना लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे यामाहा मोटरसाइकिल वाले जो हैं, ठीक है, ऐसे ही टाइम्स की जगह बन नहीं गई, इतनी मुश्किल से मैं इसमें खप रहा था, लो जी टाइम्स में आंसर आया, ठीक है जी। एक कंपनी है यामाहा बाइक, ठीक है जी। यामाहा बाइक जो है उसकी यामाहा उसकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है, प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, लिस्टेड कंपनीज होती हैं भाई, ये स्टैंडर्ड लग गई लिस्टेड कंपनीज पर। आपको मैंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई थी ना, जो याद होगा आपको, नहीं पढ़ाई तो पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी की शेयर की मार्केट प्राइस अवेलेबल होती है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इसकी मिसाल के तौर पे है 60 रुपये, इसका शेयर मार्केट में 60 रुपये का है, और मिसाल के तौर पे आपने इसकी जो ईपीएस निकाली है वो 3 रुपये निकली, ठीक है जी। अब हम क्या करने लगे हैं जी, हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने लगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला कॉलम यूज़ कर लूँ यामाहा के लिए? अच्छा, तो यहाँ पे जाके हम इस डाटा को यूज़ करते हुए प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्राइस है ₹60 पर शेयर और ईपीएस है ₹3 पर शेयर, ठीक है। तो आंसर आता है 20 टाइम्स 20 इंटू 20 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि यामाहा में जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आज, शेयर खरीद के इन्वेस्ट ही कर रहा होता है ना बंदा, तो वो शेयर खरीद रहा है जितने पैसे देकर उसका 1/20 हिस्सा उसको एज अ डिविडेंड मिलने जा रहा है, प्रॉफिट मिलने जा रहा है। मतलब समझिएगा जरा, थोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में, अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करने कोई भी बंदा जाता है तो किस लिए जाता है शेयर्स में इन्वेस्ट करने? प्रॉफिट्स कमाने। तो 1 रुपया अर्निंग कमाने के लिए 20 रुपये लगा रहे हैं, ये मतलब है इसका। यानी 3 रुपये का शेयर खरीद के कितने 60 रुपये का शेयर खरीद के कितने रुपये प्रॉफिट आ रहा है? ये भी पर शेयर ये भी पर शेयर। तो 60 रुपये लगाकर कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है? 3 रुपये का। यानी कि कोई भी बंदा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसको ये नज़र आ रहा है कि मैंने जो 60 रुपये लगाने हैं उस पर मुझे 3 रुपये अर्निंग आनी है, यानी मुझे पर रुपी ऑफ अर्निंग कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं? 20 रुपये। इसका मतलब होता है 20 टाइम्स। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बता रही है कि आपको जो प्राइस मिल रही है, ठीक है, और जो उसके अगेंस्ट अर्निंग्स, प्राइस उस अर्निंग्स के 20 गुना है, ये मतलब है इसका। आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो कितनी है? 60, और अर्निंग कितनी आ रही है? ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। प्राइस आप जो पे कर रहे हो वो कितनी है? 60, और उस पर अर्निंग कितनी आ रही है? 3। तो इसका मतलब आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो जो अर्निंग आनी है उसके कितने गुना है? 20 गुना है, 20 टाइम्स। ये प्राइस अर्निंग रेशियो बता रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक और तरह से भी बताया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने 60 रुपये इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में, अगर यही प्राइस अर्निंग रेशियो रहे, सब कुछ सेम रहे, तो 20 साल में जाके ये पैसे प्रॉफिट्स की मद में कंपनी वापस कर पाएगी। ये बात समझ आती है? हर साल 3-3 रुपये प्रॉफिट अगर ये कंपनी हमें वापस करती रहे तो कितने साल लगेंगे हमारे पैसे वापस मिलते हुए? कुछ बात समझ आई? तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताती है जी? बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो हमने कर दी जी, बस अभी करनी थी। वैसे ये कभी टेस्ट नहीं हुई, लेकिन चूंकि ईपीएस पड़ी हुई है, रेशोज का टॉपिक भी हमने पढ़ा हुआ है, तो रेशोज में एक रेशो ये प्राइस अर्निंग रेशो भी है, इसमें ईपीएस इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये ना हो कहीं वो इस तरफ चला जाए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना आईकेएफ ने इसका खास जिक्र किया नहीं किसी सवाल के अंदर, आज तक ये टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आसान सी चीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पता नहीं यार, इस कागज़ को देख के बच्चे क्यों रोला डाला हुआ है बच्चों ने, पता नहीं, सारे कुछ बताया हुआ है, पता नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे हैं जी सर इसका क्या मतलब है, ये जो आईकेएफ ने भेजा हुआ है कोई, अब इसका मतलब वही है कि डिस्काउंट को जो है वो आपने नेट करना है, ऐसे कॉस्ट में बताया हुआ है, इसका वही मतलब है। ये पिछली दफ़ा वाली बात की हुई है, पता नहीं सामने आ गया, मुझे गुस्सा आ गया एकदम से कि कल मुझे टीए कह रहा था, बच्चे बहुत सवाल कर रहे हैं, पता नहीं कि सर ने बताया नहीं। IAS 36 में रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट हमने किया हुआ है, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, वो एडिशनल सप्लीमेंट आया था, ये पिछली बार आया था, जो ऑलरेडी किताब के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद है। फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में रिडेम्पशन ऑफ शेयर एग्जामिनेबल नहीं है, बता दिया है, और कैसे बताना है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज में वो कह रहा है कि ये एग्जाम के अंदर इसकी टेस्टिंग का लेवल वही होगा जो हमारी किताब में लेवल है,
फिर उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये अभी मैंने टॉपिक्स वैसे थ्योरी के पढ़ाने हैं, तो उसने बताया कि ये एग्जामिनेबल नहीं है, तो ये सोचना आपका काम है या मेरा काम। मैं बता चुका हूँ, वैसे तो मैं वैसे बता चुका हूँ कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड उन्होंने खत्म कर दिया, वही लिखा होगा। तो आप लोगों ने ये बातें नहीं सोचनी देखनी होती, ये मैंने सोचनी नहीं होती। सामने आ गया, मैंने कहा इसीलिए ज़रा मैं जी कल प्राइस अर्निंग रेशियो देखने के बाद इस तरह से मैंने ओपन किया। ये एक है याहू फाइनेंस, जिसके ऊपर दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर्स की प्राइसेस वगैरह गिवन होती हैं। अब अगर आप गौर फरमाएं तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो। यानी ये शेयर मैंने खोला था मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स का शेयर जो है उसकी पीई रेशियो कितनी है, 34। यानी कि इन्वेस्टर आज 34 गुना पे कर रहा है इसका शेयर खरीदने के लिए इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। यानी अगर वो आज 34 रुपए लगा रहा है तो उसको 1 रुपए की अर्निंग मिल रही है। ठीक है, कोई और ओपन कर लेते हैं। नेट तो चल रहा है, नेट चल रहा है। यहाँ पे कोई और लिखते हैं, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे नेस्ले। अच्छा भाई सीरियस रहे थोड़ा सा, नेस्ले का नाम नहीं आया जी। कोई बाहर की कंपनी बताएं। एप्पल, केएफसी बहुत छोटी कंपनी है, चलो केएफसी भाई कह रहे हैं केएफसी, लेकिन वो चल नहीं रहा वैसे बाय द वे। नेट चल रहा है लेकिन बहुत सीलो चल रहा है। चले यार, मैं तो कह रहा था 2-4 आपको दिखा दूंगा। हाँ कोशिश कर रहा हूँ जी। हाँ, अपने वाला हॉटस्पॉट लगा लें सर। 1-2 कंपनीज को देख लेने में कोई नहीं हर्ज। चलो अरे भाई तुम लोग ना लगा लेना। अच्छा पासवर्ड तो नहीं ना बता। लेकिन ये हो गया ना, हो जाए अल्लाह करे। अच्छा देखो जी, पता नहीं मैडम मोबाइल से केड़ा कोई। हाँ जी क्या कह रहे थे, केएफसी भाई ने कहा। केएफसी, ये तो कोरिया फंड आ गया, KFY लिख दिया। अच्छा मैंने KFY लिख दिया। लो जी KFC लिमिटेड आ गया। अब KFC लिमिटेड में आपको पीई रेशियो नजर आ रही है 7 टाइम्स। यानी कि अगर इसमें कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये बेसिकली ना मार्केट जो मार्केट है वो क्या असेस कर रही है फ्यूचर में ग्रोथ, असल में पीई रेशियो ये होती है। आप कहो कि अभी आपने देखा मैकडोनल्ड का शेयर 34 की पीई रेशियो दे रहा था, मतलब 34 गुना बंदे पे कर रहे हैं उसके एक शेयर के अगेंस्ट प्राइस में। वरना प्राइस तो याद है, फेस वैल्यू 10 रुपए थी और शेयर जो है वो 200 का भी बिक रहा है, 300 का भी। तो ये शेयर महंगा क्यों है? बेसिकली इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि फ्यूचर में इस कंपनी ने ग्रोथ लेनी है। तो मैकडोनल्ड्स के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन थी, 34 गुना तक भी पे करने को तैयार है कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा बहुत ज्यादा। KFC के बारे में इतना इस तरह से नहीं सोच रहे। अच्छा एप्पल भाई कह रहे हैं, मैंगो में कह देना, थोड़ी देर बाद मैंगो कह दोगे तुम। एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो है इसका 23 गुना है, 23 गुना है। मैकडोनल्ड ज्यादा है ठीक है, बट टेस्ला, चुप कर जाए टेस्ला। मैं वैसे एप्पल के साथ आपको देखें, अब ये जो चीज कर रहे थे ना हम ये सही नहीं कर रहे थे। KFC मैकडोनल्ड को सही कंपेयर करना ठीक है, ऐसे ही एप्पल या Amazon को कंपेयर करना ठीक है। बात समझ रहे हो? IT कंपनीज, मिलती जुलती कंपनी, ठीक है, मतलब मिलती जुलती कंपनी, टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। चेक करो पी रेशियो कितनी है। एक रुपया अर्निंग के लिए 90 रुपए पे करने के लिए आवाम तैयार है। उसकी वजह क्या है? ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ। ठीक है, तो बात कहां से कहां निकल गई, वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पे जी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 20 टाइम्स का मतलब क्या है कि ये कंपनी का शेयर 20 टाइम्स प्राइस पे करके लोग खरीदने पे तैयार हैं। 20 टाइम्स ऑफ व्हाट? 20 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स। यानी 1 रुपए, यानी 1 रुपया अर्निंग कमाने के लिए वो 20 रुपए, 20 गुना पे करने के लिए इन्वेस्टर तैयार है। तो उसकी वजह होगी यामाहा की तरफ, यामाहा में सेफ इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है आगे चल के जी, और ग्रोथ मिलेगी और शेयर की प्राइस बढ़ेगी और जो है वो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो तो प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। तो आज खड़े होकर सोच रहे हैं ना कि ये 20 गुना है, हो सकता है आगे जाके ये 2-3 साल में पैसे निकाल के दे दे सारे। ग्रोथ एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो हमने 2-3 कंपनीज को और भी देख लिया। मैकडोनल्ड 34 पे फिर रहा था, एप्पल पता नहीं 20 के आसपास फिर रहा था, और अमेजॉन कहाँ फिर रहा था? 90 के ऊपर पहुंचा हुआ था। तो पीई रेशियो, ठीक है, कुछ समझ आया पीई रेशियो क्या होती है? चलो तो फिर लिखो, बल्कि एक और कंपनी भी कर लो। अब KFC नहीं कर सकते। मैंने ये बात बड़ी अहम की आपके साथ कि आपने जो है वो एक जैसी कंपनी को कंपेयर करना है। हाँ, एक जैसी कंपनी को, तो फिर होंडा को लेके आओ, होंडा बाइक्स। चल यार, यामाहा बाइक्स था तो होंडा मोटरसाइकिल्स है, ऐसी जरा थोड़ा डिफरेंट रहे ना, होंडा मोटरसाइकिल्स जी। कावासाकी, मार्केट प्राइस इसकी जनाब 75 रुपये है, 75, और इसकी जो EPS निकली हुई है हमारे पास लेट से वो 5 रुपये है। अब फौरी तौर पे देखने वाला क्या कहेगा, यार होंडा का शेयर बड़ा महंगा है, होंडा का शेयर बड़ा महंगा है। अब आपने इस डाटा को यूज करके, जाहिर है अब ये होंडा मोटरसाइकिल्स आपकी कंपनी है, जाहिर है आपकी कॉलम में जो आ गई है, ठीक है, बोले 15 टाइम्स।
फिर ये 5 75/5 कितना आता है? 15 टाइम्स। देख ले, ₹75 मार्केट प्राइस है इसकी, डिवाइडेड बाय ₹3 इसकी 5। हाँ जी, कितना आ गया? 15 टाइम्स जी। मतलब इसका क्या है, कोई इन्वेस्टर जो होगा वो मेरे, अच्छा देखो ना, इसमें अर्निंग, जो अर्निंग ज़्यादा दे रही है, जाहिर सी बात है वही, आप देखो ना, आप क्या कह रहे हो, मैं 60 रुपए इधर लगाकर 3 रुपए कमाऊंगा, पी रेशो क्या बता रही है यामाहा में, और होंडा के अंदर मैं 75 लगाऊंगा लेकिन 5 कमाऊंगा। अब ऐसे समझ नहीं आ रही थी, हमने इसको रेशो में रेशो के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर महंगा शेयर है एक हिसाब से कि हम 20 गुना पे कर रहे हैं 1 रुपए अर्निंग लेने के लिए, और यहां पे हम 1 रुपए अर्निंग लेने के लिए 15 गुना पे कर रहे हैं। यानी ये कंपनी ज्यादा जल्दी पैसे निकाल देगी। तो फिर पीई रेशो जितनी ज्यादा उतनी जरा खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ पीई रेशो जितनी ज्यादा हो उतना ही ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। सोचने वाले ये सोच रहे हैं कि यामाहा जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा होंडा की निस्बत, इसलिए ज्यादा गुना पे करने को तैयार है। ठीक है, और सही है। तो लिखो जी प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में। पी रेशो, अच्छा जी, लिख कहाँ रहे थे पता नहीं। मिल गया। प्राइस रेशोस कहलाती हैं, ईपीएस भी, प्राइस अर्निंग भी, बाकी और भी हैं। एक डिविडेंड पे आउट रेशो होती है, डिविडेंड यील्ड रेशो होती है, फिर ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे, 25-26 रेशोस बन जाती हैं। लेकिन मैं तो ये भी एहतियात के दर्जे में रहते हुए करवा रहा हूँ। आईकेएफ ने अभी तो लिखा हुआ पढ़ाया आपको, आईकेएफ कह रहा है जो मेरी किताब जो लेवल है ना, बस वही है रेशोज का लेवल। तो आईकेएफ ने तो अपनी किताब के अंदर रेशोज के चैप्टर के अंदर तो पी रेशो की बात नहीं की हुई। हाँ, ईपीएस के चैप्टर में थोड़ी सी हमें 1-2 लाइनें लिख दी हैं कि असल तो वो ईपीएस के बारे में बता रहा था कि ईपीएस बड़ी यूजफुल है प्राइस अर्निंग रेशो निकालने के लिए, बस इतनी सी बात उसने की थी। लेकिन मैंने आपको प्राइस अर्निंग रेशो भी बता दी कि क्या होती है। ठीक है, तो नंबर 19 में आज हमारे पास क्या है जी? ये मैंने एक्सपेंसेस के बारे में आपको कुछ नहीं लिखवाया था, आपने लिख ही लिया होगा, सादा सी बात लिखनी थी। लेकिन आज ना मैंने कहा टाइम बचाते हैं, तो मैं ना घर से कुछ पहले से लिखी हुई रीजंस थी और कुछ उनके अंदर इक्का दुक्का चेंजेस की, तो मैं आपके लिए एक सफ़ा तैयार करके लाया हूँ जी। उस सफ़े को मैं फोटोकॉपी के तौर पे आपको इंशाल्लाह अभी दे दूंगा। इस सफ़े के अंदर आपको हर रेशो के बारे में, देखिए याद तो एक ही करना है, रिटर्न ऑन, असल में ना तीन तरह के कंपैरिजन मैंने कहा था आते हैं, कंपनी टू कंपनी, अब कंपनी टू इंडस्ट्री, या कंपनी का अपना प्रीवियस ईयर। तीनों सूत्रों के अंदर ये वाली लाइनें आपके काम आने वाली हैं। जैसे कंपनी ए और बी में कंपनी ए की रेशो हायर है, अब हम इंटरप्रिटेशन करते हुए ये बताएंगे कि क्यों हायर हो सकती है, वजह बता सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने कुछ पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशन लिखी है, मे के साथ आप इनको इक्का दुक्का जो याद आ जाए। और ये याद क्या है, अभी सारी पढ़ाता हूँ, ये आपको सभी आती हैं, ये आपको सभी की सभी आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, जाहिर है डिस्कस करके ही याद होंगी, डिस्कस भी करेंगे, ये मैं एक एक पढ़ाता हूँ, यहाँ से भी पढ़ा के आपको ये सफ़ा दे दूंगा। मैंने कहा हर सफ़े के ऊपर ये बात लिखवाने से बेहतर है ये सफ़ा जो एंड पे देना है ये अभी दे देता हूँ, ठीक है, और इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जो उधर ऐड करके टाइम ज़ाया करना है उसकी बजाय आप भी वहाँ ऐड करने का टाइम ज़ाया ना करें, इस सफ़े को भी साथ ही अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी कब बढ़ता है? जीपी होता क्या है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। जीपी कब बढ़ता है? जब सेल बढ़ जाए या सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, जब कॉस्ट कम हो जाए, चाहे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है। ठीक है, यही वजूहत हो सकती है ना। देखो क्या लिखा हुआ, ये ऊपर चल रहा है हाई रेशियो। अगर जीपी हाई है तो क्या वजह हो सकती है जी? कि मे के साथ आप पर्चे में लिख सकते हैं, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, रिडक्शन इन रॉ मटेरियल, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन। ये एक ऐसी बात है, वैसे तो ये भी लिखी जा सकती है लेकिन ये इजाफी बात है, ये बहुत इजाफी बात है। ऊपर वाली 3 बातें काफी। आईकेएफ के मैं भी आपको 3 से 4 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा के, सोल्यूशन नहीं, सिर्फ सवाल पढ़ा के, और उनमें आप देखोगे कि उसका पैटर्न, उसका ट्रेंड ही इसी तरह है। वेरिएशन की रीजंस बता दो, और इससे बाहर कोई ज्यादा रीजंस होती नहीं है। बात समझ रहे हो? नेट प्रॉफिट की रेशो के अंदर हाई रेशो क्यों है? सबसे पहली चीज तो ग्रॉस प्रॉफिट का इंपैक्ट होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हायर तो नेट प्रॉफिट भी हायर। तो एक बात तो ये लिख देनी चाहिए, मैंने ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। चलो, हायर ग्रॉस प्रॉफिट अगर हो तो हायर नेट प्रॉफिट होता है। फिर टाइट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाए, अदर इनकम बढ़ गई है, वो जीपी से ऊपर नहीं ना जाती, फिर फाइनेंस कॉस्ट लो हो गई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सारा कुछ ये कम होने से नेट प्रॉफिट बढ़ गई। अब ये रीजंस है, बड़ी सिंपल समझ है आपको, पता है आपको, सिर्फ 1-2 बार नजर से गुजारने की जरूरत है जी। टैक्स बता दो, टैक्स भी बता दो, यहाँ पे लिख देना चाहिए था, इंक्रीज इन अदर इनकम, लो फाइनेंस कॉस्ट, लो टैक्स रेट्स। ठीक है, वैसे वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हमने ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, तो वहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ से असल में मैं पढ़ाना ये चाह रहा था
प्राइस अर्निंग रेशो के लिए मैं आपके लिए क्या लिख के लाया हूँ कि रेशो क्या बताती है, दिस रेशो टेल्स अस, मैंने ना हर रेशो के बारे में ये वो लाइन लिखी है जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, पहली लाइन, दिस रेशो टेल्स अस कंपनीज अर्निंग रुपीज इतने पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो वो मैंने बस कन्वर्ट कर दिया था आपके लिए। तो आप इसी सफे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपस की बात है, बस कोई एडिशनल चीज वहां पड़ी हो बल्कि यूं ही कर लो, आप सफा मिलेगा अभी फ्रंट बैक, उसके ऊपर फोटोकॉपी करवा के मैंने काम करवा लें, तो उसके ऊपर ये रेशोज लिखी हुई हैं। इनमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है आपको जो आपको लगता है जी वहां से एडिशनल है, जैसे मुझे याद पड़ता है एक तो वो है ना कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर इंडस्ट्री एवरेज कर लेना है, वो तो आप लिख ही लेते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है वर्किंग कैपिटल की साइकिल की रेशो में मैंने एक एडिशनल चीज बताई थी कि वर्किंग कैपिटल ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कितने दिन चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज यहाँ पे है तो ऐड कर दो। तो इक्का दुक्का जो चीजें मैं बाद में लिखवाता हूँ वो यहीं पर ऐड कर लो, तो मेरे ख्याल में यही सफा भी काफी आपकी वहां पर प्रैक्टिस हो गई, यही सफा काफी ठीक है। तो प्राइस अर्निंग इस तरह से ये वही वाली बातें लिखी है, मैं यूं कह रहा था कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज इतने पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन शेयर कैपिटल, जो हायर फिर वो बेटर है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसी तरह से लिखता है, मैं लिखता है, ठीक है। तो ये अभी सारे पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने जो पढ़ाई है ताज़ा मैं कह रहा हूँ जरा ये पढ़ लें। दिस रेशो टेल्स अस हाउ मच द मार्केट इज प्रिपेयर टू पे फॉर ईच रुपी ऑफ अर्निंग। यामाहा 20 गुना यानी 20 रुपए पे कर रहे हैं 1 रुपए अर्निंग के लिए, तभी तो 60 पे कर रहे थे, 3 ईपीएस 3 थी ना मार्केट, बात समझ आई। 20 टाइम्स क्या मतलब है, 20 गुना, यानी 1 रुपए अर्निंग के पीछे पड़े हैं, ये 20 रुपए दे रहे हैं। तो कंपनी मार्केट कितना पे करने के लिए तैयार है 1 रुपए ऑफ अर्निंग के पीछे, ये प्राइस अर्निंग रेशो बताती है, ठीक है। तो हाई रेशो कब होगी, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ बाय मार्केट या इन्वेस्टर, और अगर ये लो होगी तो उसकी वजह क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ वीक, ठीक है। हाई रेशो है तो इसका मतलब ये होगा कि हाई रेशो, तो इसका मतलब ये होगा कि शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, शेयर ओवर वैल्यू होता है, लेकिन उसके ओवर वैल्यू होने की वजह क्या होती है, मार्केट आमतौर पे पागल नहीं होती, उस शेयर के ओवर वैल्यू होने की वजह ये होती है कि फ्यूचर में वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कंपनी के बाद, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है, वैसे भी रेशियो एनालिसिस सारे के बारे में ये बात याद रखनी है कि रेशियो एनालिसिस के अंदर आप होंडा लिमिटेड ये होंडा एटलस को और नेस्ले को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने कंपेयर करना है तो सेम इंडस्ट्री की 2 कंपनीज को कंपेयर करना है, या कंपनी को अपनी ही इंडस्ट्री से कंपेयर करना है, वरना तो बेतुकी बात हो जाएगी। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास सफा बस थोड़ी देर में आता ही होगा, ठीक है, आ रहा है, जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया जी ये काफी है, इसमें लिख लूँ वो बात, ओवर वैल्यू मार्केट शेयर हो सकता है, चले रहने दें बस, ठीक है। ओवर वैल्यूड होता है, ओवर वैल्यूड मार्केट प्राइस होती है ओवर वैल्यू किसी शेयर की, लेकिन उसकी वजह क्या होती है, वो वजह यही होती है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब एक ही बात है तो फिर अलग से लिखने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। चलें जब एंड तक यहाँ तक आएंगे तब तक देख लेते हैं, वो सफ़ा आ लेने दें, मैं ज़रा इसको तब तक डिले करता हूँ। तो हम कुछ लिखने लगे थे, चले फिर लिख लें। यामाहा हैज़ अ पी रेशो ऑफ 20 times as compared to 15 times of Honda. इतनी सादा सी बात भी रिपीट करनी है तो डूब के फिर निकल आओ। Yamaha has a P ratio of 20 times as compared to 15 times of Honda, which means investor या मार्केट ब्रैकेट में मार्केट लिख लो, which means investor is ready to pay ₹20, means investor is ready to pay ₹20 per rupee 1 of earning for Yamaha, which means investor is ready to pay ₹20 per rupee 1 of earning for Yamaha as compared to ₹15 of Honda। मैं थोड़ा सा बता लिया हूँ, ठीक है। इसमें मैंने किसी को बेटर नहीं कहा, वैसे मुझे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इस वक्त बेटर क्या लग रहा है, होंडा लग रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन भी सही साबित हो और फ्यूचर में जाके जो है वो, तो बहरहाल इसलिए मैंने ये बता दिया कि रेशो बताती है, ठीक है। आप अपने उसके प्रेफरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन दोनों कंपनी में जिसमें आप करना चाहें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, पी रेशो बता दिया आपको, रीजंस ऑफ हाई और लो रेशोज जो हैं ये मैं अभी आपको
पढ़ाता हूँ जब आपके पास सफ़ा आ जाता है। वैसे तो नंबर दूसरा था, लेकिन मैं उनको सेंड करना रात को भूल गया था, बस ऐसे ही सो गया था करते करते काम, तो वो अभी उनको दिए तो कॉपी करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें उसके बाद फिर हम लिमिटेशंस पे एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे उस दिन एक भाई बात कर रहे थे कि यहाँ पर शायद दूसरी क्लास में थे, कोई लिमिटेशंस, वो बात ये कर रहे थे कि जी रेशियो सही है या गलत है, तो ये कैसे पता चलेगा, फिर उससे डिसीजन मेकिंग। तो मैंने उन्हें कहा था कि लिमिटेशंस की बारी आने दो, लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना जी, उससे थोड़ा सा पहले नोट्स के एंड पे दो बातें पढ़ानी है। पहले लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस है, दूसरा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। जल्दी से इसको देख लें, छोटी छोटी ये चीज़ें। पेज नंबर आपकी किताबों का है 751। लेकिन इस पेज को देखने की बजाय अच्छा, आई की भी किताब में ना ये थोड़ा हेडिंग दे के उसके बाद लंबी सी कहानी थोड़ी सी लिखी है 4-5 लाइनों की, तो मैंने ज़रा इसको शॉर्ट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। बातें सिंपल सिंपल हैं, पहले सुनते जाएं, यहाँ पर लिखी हुई है, सुनते सुनते ही इंशाल्लाह याद हो जाएंगी, ठीक है। मेरा पहला सवाल आपसे भाई, हाँ उसको हाथ मार दे, तो शर्म कर कुछ, ये आदत पाकिस्तानी कौम की जो चली रही है आजकल, इस पे फेंक दे उस पे फेंक दे, काम अपना होता है। अच्छा जी, सुनो सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, हिस्टोरिकल डाटा है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, हिस्टोरिकल का मतलब जो गुजर चुका है, ठीक है। अब आज कंपनीज का डाटा मेरे आपके सामने आए, हम इन रेशियोज को यूज करके एनालिसिस करके कोई डिसीजन ले लें, और जो महंगाई के हालात हैं वो महंगाई के हालात आगे जाके हमारे उस डिसीजन को गलत कर दें, हो सकता है। तो इन्फ्लेशन एक इम्पैक्ट रखती है इस रेशियो एनालिसिस के ऊपर, जो रेशियो के इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रेशियो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई तरह से हो सकती है, उसमें एक रेशियो एनालिसिस भी है। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर एक मसला ये है कि इन्फ्लेशन जो है हमारी आज जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं उनकी बेस पे हम फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारे इस रिजल्ट को डिस्टॉर्ट भी कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक रीजन है, ये एक लिमिटेशन है, लेकिन है तो फिर क्या करें, छोड़ दें। रेशियो एनालिसिस बहरहाल एक यूजफुल टूल है विद सम लिमिटेशंस। जैसे हर इंसान, कुछ परफेक्शन तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसमें होती ही है, लेकिन हर एक में डिफरेंट है। अब इंसान पूरा एक पैकेज ही है, उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ ही होती हैं, कमी और बेशी साथ ही होती है। तो ऐसे ही रेशियो एनालिसिस है, बहुत यूजफुल टूल है विद सम लिमिटेशंस। बहरहाल अब वो हैं तो क्या करें, फ्यूचर तो हमेशा ही प्रिडिक्ट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो रेशियो एनालिसिस की है वो क्या है जी, इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन ओवर ईयर्स, ठीक है। इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स कंपैरिजन को क्या कर सकती है जी, डिस्टॉर्ट कर सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगली बात हम कल बात कर रहे थे कंपनी, कल से बात कर रहे थे कंपनी एक्स और वाई, ए और बी। आज मैंने बात कर दी यामाहा और होंडा। अब ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं, चाहे इंडस्ट्री एक है। आप अगर देखो जो सवाल हम कर रहे थे ना, क्वेश्चन 1 एक्स और वाई, उसमें भी पहली लाइन क्या लिखी हुई थी, कंपनी एक्स एंड वाई आर इन सेम बिजनेस ऑफ सेरामिक्स, कुछ ऐसी बात लिखी हुई है। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में पहली लाइन क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में पहली लाइन, मैं जा रहा हूं अगर ढूंढने, अगर आपने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है जी, एक्स लिमिटेड इज अ सेरामिक्स कंपनी विच इज ब्ला 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 ब्ला, वाई लिमिटेड वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री उनकी भी सेम थी। जो मैंने कहा ना, रेशियो एनालिसिस आपने सेम इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए इंडस्ट्रीज, एक जैसी इंडस्ट्री का, एक जैसी कंपनी का, एक जैसे बिजनेस का दूसरे से करना है ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, आप ऑटोमोबाइल को जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड से नहीं कर सकते कंपेयर, दोनों के डायनामिक्स डिफरेंट है, दोनों का सब मामला डिफरेंट होता है, कंपैरिजन कोई नहीं बनता, ठीक है। कंपैरिजन लाइक विद लाइक का होता है, एप्पल विद एप्पल, मैंगो विद मैंगो, ऑरेंज विद ऑरेंज, ठीक है। अच्छा जी, सेव टू सेव, नहीं, सिमिलर कंपनीज में इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं हो रही। इन्फ्लेशन की बात तो ये हो रही है कि मैंने आज खड़े होकर एक डिसीजन लिया, ठीक है, और मैंने डिसीजन ये लिया कि यार प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की अच्छी है, चाहे वो दोनों की गलत हो जाए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेकिन आगे जाके इतनी महंगाई हुई कि खर्चे ही बढ़ गए और उनको लॉसेज आ गए, वो दोनों को ही आएंगे। उसमें मैं रेशियो एनालिसिस की ये लिमिटेशन है। हाँ, मैं एक्स और वाई की कंपैरिजन में गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो डिसीजन ही गलत हो जाना है आगे जाके, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बाहर ला ही सकती है,
इतनी ज़्यादा आ जाए मैं उसको सही से मैं उसको ग्रैस्प ना कर सकूं उस वक्त अपने एनालिसिस में, तो गया काम। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैं ये कहना चाह रहा था कि यामाहा FIFO मेथड यूज कर रहा है और होंडा एफको यूज कर रहा है, अगर तो आपको पता है ये मेथड चेंज होने से क्लोजिंग स्टॉक बदलता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदलती है तो प्रॉफिट बदलता है। अब वो जरूरी नहीं है एफको में ज्यादा और FIFO में कम हो, महंगाई का जमाना हो तो FIFO में ज्यादा होता है, एफको में कम होता है। ये कोई आपने गलत बात की है। ठीक है, अगर महंगाई का जमाना चल रहा है, हर अगली परचेज पिछले से महंगी है, तो FIFO का मतलब जो लेटेस्ट है वो पड़ा है, जो लेटेस्ट है वो सबसे महंगा खरीदा है, तो फिर FIFO में महंगा हुआ, और एफको में पिछला सस्ते की एवरेज भी साथ पड़ रही है तो वो सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर राइजिंग प्राइसेस हो, इन्फ्लेशनरी इकॉनमी हो जैसे हमारी है, तो फिर FIFO में ज्यादा है, नहीं तो फिर एफको में ज्यादा है, अगर डिफ्लेशनरी हो, कीमतें कम हो रही हो। ठीक है, बहरहाल बहस और तरफ जा रही है। मकसद कहने का ये है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ना। अब एक फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके, उसके प्रॉफिट ज्यादा हो गए, दूसरा डेप्रिसिएशन कर रहा है। अब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी तो हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुंह पे मुझे समझ नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रहा है कंपनी एक्स क्या पॉलिसी यूज कर रहा था, कंपनी वाई का कर रहा था। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हमारे इस एनालिसिस को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। अब क्या कर सकते हैं, बहरहाल मैंने आपको पहले बात की, बड़ा ही यूजफुल टूल है रेशियोज का, विद सम लिमिटेशंस। बहुत फायदे हैं उसके, लेकिन चंद एक मसले मसाइल आ सकते हैं। वो क्या हैं, वही तो लिमिटेशंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्टॉर्ट में के साथ इंटर कंपनी कंपैरिजन, एक दो कंपनीज का आपस में कंपैरिजन डिस्टॉर्ट हो सकता है अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सबसे ज्यादा अहम बात, ये बात शायद उस बच्चे ने की थी, शायद दूसरी क्लास में इधर बैठता है, उसने कहा था कि सर जी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, गलती है तो मैंने कहा यार फिर अब जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, रेशियो एनालिसिस भी उतना ही सही है। क्या बात की मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भाई ये फोटोकॉपी ले आया ना, ये देनी है अभी इनको। ठीक है, मैंने कहा जितनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है ना, रेशियो एनालिसिस भी उतना ही सही है। अब ये एक लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई होना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, अगर कोई गलती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बाहर ये एक लिमिटेशन है। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही करने नहीं चल पड़ता, बस वो एनालिसिस ही करता है, रेशियो सिर्फ फिगर्स उठाती हैं, एनालिसिस करती हैं। तो ये भी एक मसला है। वो मसला क्या है जी, कि द रेशियोज आर एज गुड एज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर बेस्ड। ठीक है, तो रेशियोज आर ओनली एज गुड एज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर बेस्ड। ठीक है जी, बात समझ आई, समझ आ रही है? इनको इस बात को इजी नहीं लेना, आई कब 2-3 बार पूछ चुका ये लिमिटेशन। ठीक है, तो द रेशियोज आर ओनली एज गुड एज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर बेस्ड। उसके बाद जी आपस के अंदर भी देखो, कंपैरिजन 3 तरह के होते हैं। मैंने कहा था, एक कंपनी का दूसरी कंपनी, सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी से या इंडस्ट्री से, तीसरा अपने ही प्रीवियस ईयर से। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ के आया था IAS 8 में कि जब सेलेक्ट कर लो तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, अगर किसी कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की, पिछले साल FIFO था, इस साल एफको था, अगले साल फिर FIFO है, पिछला स्टेट लाइन था, इस साल रिड्यूसिंग बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर कभी कॉस्ट मॉडल पे चले जाते हैं, कभी फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाते हैं, अजीब ड्रामा लगाया हुआ है। तो क्या आपके ये रिजल्ट्स, ये रेशियो एनालिसिस क्या कंपेरेबल है? तो अगर कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करती है तो रेशियो एनालिसिस सही कंपैरिजन फिर नहीं दे रहा। लेकिन बहरहाल रेशियो एनालिसिस की ये मजबूरी है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी सीधी नहीं कर सकता, बैठ के IAS 8 की तरह से चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएं फिर रेशियो लगाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर पॉलिसी किसी कंपनी ने ओवर द ईयर्स चेंज की है तो भाई उसका इंपैक्ट इस रेशियो एनालिसिस में कवर नहीं होता। वो फर्क है तो वो फर्क ये रेशियो एनालिसिस दिखाएगा, लेकिन ये एक लिमिटेशन है। बात समझ आई है? फर्क तो आता है ना, पिछले साल कुछ और था, मैंने पिछले साल FIFO था, इस साल एफको हो गया। अब स्टॉक हिल गया तो फिर प्रॉफिट हिल गया तो रेशियो एनालिसिस ने उस प्रॉफिट को कमी या ज्यादती बता दिया। अब नहीं पता फेस के ऊपर कि ये पॉलिसी का चेंज आया, इस वजह से ये चेंज है, तो रेशियो एनालिसिस ने इसको कवर कोई नहीं करना। ठीक है, बहरहाल ये एक लिमिटेशन है इसकी। और लिमिटेशन क्या है जी? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम ईयर टू ईयर मे प्रोड्यूस मिसलीडिंग रेशियोज। ठीक है जी, ये एक लिमिटेशन है। मिसलीडिंग रेशियो आ सकती है कब? जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हो फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक तो हमने क्या कहा कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो, कंपनी यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये कहां अप्लाई होता है? जब कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन कर रहे हो, और जब कंपनी के ही प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर रहे हो, तो अगर उन्होंने ओवर द ईयर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है तो वो भी क्या करता है? डिस्टॉर्ट कर देता है इस रेशियो एनालिसिस को। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये भी एक बात है जी बिल्कुल, कि आपको पता है कि रेशियो एनालिसिस
जो हम करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर करते हैं जो आउट ऑफ डेट है। जैसे मैंने इन्फ्लेशन वाले पॉइंट में बताया कि इन्फ्लेशन आगे जाकर आनी है, हमने हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ किया, ठीक है। अब वो हिस्टोरिकल डाटा कहीं ज़्यादा हिस्टोरिकल ना हो, आउट ऑफ डेट ही ना हो गया हो, या बहरहाल हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल ही है, आगे डायनेमिक्स मार्केट कैसे चेंज हो कि वो मतलब ऑब्सोलीट डाटा बना हुआ हो, यानी उसकी बेस पर डिसीजन कर रहे हैं लेकिन आगे चल के डायनेमिक्स मार्केट के बिल्कुल ही बदलते नजर आ रहे हैं। तो एक रिस्क ये होता है कि जो रेशियो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे कर रहे हैं, कहीं वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड तो नहीं है। वही वाली बात होगी, जितनी वो अच्छी है इंफॉर्मेशन उतना रेशियो एनालिसिस अच्छा है। इसी तरह से जितनी वो इंफॉर्मेशन अप टू डेट है उतना ही रेशियो एनालिसिस भी अप टू डेट है। तो रिस्क एक क्या आ सकता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड टू प्रिपेयर रेशियोज मे बी आउट ऑफ डेट, ठीक है, आउटडेटेड भी हो सकती है क्या चीज, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। और आखिरी पॉइंट जो है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें फाइनेंशियल्स नजर आते हैं, ऐसा ही है। अब रेशियो एनालिसिस उन्हीं फाइनेंशियल्स को उठाता है, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो पूरी रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसमें, तो रेशियो एनालिसिस भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही अपनी डिसीजन दे रहा होता है। लेकिन जो बिजनेस की कंडीशन चल रही है पूरी ओवरऑल आजकल जैसे है, जैसे मिसाल के तौर पे आज से 3 साल पहले कोरोना आ गया, ठीक है जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल्स हैं उनकी बेस पे रेशियो एनालिसिस ने तो रेशियो कैलकुलेट करके दे दीजिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बढ़ गया, ये कम हो गया। लेकिन रेशियो एनालिसिस के अंदर कहीं पे कोविड की कोई रेशियो नहीं गिवन थी कि कोविड आया, यानी कि बिजनेस कंडीशन क्या रही थी, टर्मोइल आ गया, आजकल हालात इस तरह से हैं, डॉलर महंगा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से जब वो बिजनेस जो है वो मार खा रहा है। ये सारी चीज़ें तो हमें अलग से बतानी पड़ती हैं मे के साथ, ये हम ये इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, ये वेरिएशन की रीजंस ये क्या बता रहे होते हैं, इस तरह की बातें। बहरहाल ये एक लिमिटेशन है कि रेशियो एनालिसिस सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने देखा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर सिर्फ रेशियो निकाल रहे थे सारी, तो बिजनेस कंडीशन क्या चल रही है, तो बिजनेस की इकोनॉमिक मतलब जिसको कहते हैं ना इकोनॉमी के हालात क्या हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं लिखे होते। बिजनेस के ओवरऑल बिजनेस के हालात क्या हो गए हैं, अदर देन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने बिजनेस को इफेक्ट किया है, इसको रेशियो एनालिसिस जो है वो नहीं कवर कर रहा। तो ये एक लिमिटेशन है, सो है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच रेशियोज आर बेस्ड ओनली रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट नॉट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस कंडीशंस, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं बट नॉट कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस कंडीशंस के हालात क्या चल रहे हैं, उन हालात को भी रेशियोज बताओ ना कि ये मामला हुआ और ये हुआ, तो रेशियोज इसको बताने से कासिर होती हैं। रेशियो बस ये बताएगी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल कम हो गया, क्यों हुआ ये रेशियो एनालिसिस नहीं बता रहा होता, ये तो फिर हम ही बता रहे होते हैं बाद में, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है जी, कि डू नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ बिजनेस कंडीशन, ठीक है, बल्कि ओनली रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 दफ़ा आईकैप सिर्फ ये लिमिटेशंस पूछ चुका है 2-2, 4-4 नंबर के लिए, तो इसको इजी नहीं लेना। आईकैप की किताब के अंदर ये एक पॉइंट लिख के उस पर 3-3, 4-4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो ये मैंने ज़रा शॉर्ट करके आपके लिए यहाँ पर लिख दिया, तो इसी को याद कर लें, मोर देन इनफ है, इंशाल्लाह काफ़ी है, ये समझ आ गई आपको। अब 10 नंबर का तो देने लगा लिमिटेशंस, दे तो लिख देना ये 2 लाइनें जो मैंने बोली जैसे। और कुछ याद करने को नहीं कहूंगा, बस और कुछ इस टॉपिक में याद करने को नहीं कहूंगा। ये भी मैं कह रहा हूं याद करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको 3-4 चीजें पढ़ाई, आपसे पूछा जीपी रेशो कैसे बढ़ सकती है, आपने कहा जी सेल प्राइस बढ़ जाए, मैंने कहा चलो साथ सेल वॉल्यूम भी बढ़ा लो, साथ रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लो, ये वेरिएशन की रीजन आ गई। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसी कोई चीज थी, कहीं पर लिखी हुई, एक बार पढ़ लो, वरना कोई ऐसी चीज नहीं जो सफा आपके सामने आया है, एक बार होनी चीज है जो आपके सामने आ गई है और आप परेशान है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक विंडो ड्रेसिंग रह गया है, विंडो ड्रेसिंग भी पढ़ लें चले फिर। विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं जी, आप ईयर एंड के ऊपर इस तरह के काम करते हैं जिससे यूजर को आप जो है वो धोखा दे लें। जैसे मिसाल के तौर पे क्रेडिटर्स को कहते हैं यार आपको जरा 2-4 दिन बाद हम पैसे दे देंगे, वैसे डेट बनती थी 29 दिसंबर, ईयर एंड मिसाल के तौर पे आप 31 दिसंबर है, 29 दिसंबर आपकी ड्यू डेट थी, आप कहते हैं कि यार सारा कैश तो तुम्हारी तरफ चला जाएगा, कैश का बैलेंस बहुत कम नजर आएगा, यूजर को देख के अच्छा नहीं लगेगा, तो जरा 2-4 दिन तक दे देते हैं। पैसे अब देने ही थे, ईयर एंड के फौरन बाद आपने पे कर देने। ये आपने क्या किया, विंडो ड्रेसिंग की। फिर आपने जो है वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अभी आपने क्रेडिट सेल्स नहीं, हाँ क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है कि आप अर्ली डिस्काउंट दे देते हैं,
अर्ली बर्ड डिस्काउंट के नाम से अक्सर लोगों ने ये लिखा होता है, ठीक है, कि अगर आप अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएं तो हम आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्या होता है? वो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सेल्स को अगले साल जो सेल होनी है, अगले साल के पहले 10-15 दिन में जो सेल होनी थी उसको भी खींच के इस साल के अंदर लिया है, ठीक है। आपने अपने किसी रिश्तेदार से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से, ऐसे एसोसिएटेड कंपनी से आपने को पैसे रिसीव करने थे। आपने से कहा कि यार यूजर देख के कहेगा कि आपस में ही लेन देन इनका चलता रहता है, ये उधार क्यों दिया हुआ सब्सिडरी को, तो ऐसा करो फिलहाल पैसे जरा वापस कर दो, ईयर एंड आ गया है, ठीक है, ताकि रिसीवेबल कम हो जाए आपसे, और ईयर एंड के फौरन बाद हम आपको फिर पैसे वापस कर देंगे, बस जरा ईयर एंड में बैलेंस दिखाना है। बैंक वाले कहते हैं पैसे न कटवाना, ताड़ी मेहरबानी, 31 दिसंबर आ गया। तो ये सब क्या होता है? ये विंडो ड्रेसिंग चल रही होती है, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है? One should also be careful of unethical practices like window dressing while interpreting financial statements. Window dressing is the adaptation of rules and practices to present financial statements in a way that business situation appears better than it actually is. ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। This manipulates financial information and misleads user of financial statements. ठीक है, इतनी सी बात याद रख लो कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि वो बेटर नजर आती हैं, जैसे हैं नहीं वैसे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिले इन पेइंग सप्लायर्स सो दैट पीरियड कैश बैलेंस सही हो, यूजिंग लोअर एस्टीमेट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, बहुत बहुत जबरदस्त ये बात है। डेटर्स बढ़ाने के लिए प्रोविजन का रेट कम रख लो, प्रोविजन का रेट कम रखोगे तो उधर प्रॉफिट भी सही हो जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस कम जाएगा, इधर डेटर का बैलेंस भी ज्यादा आएगा। डेटर इज एन एसेट, उसको तो हम क्विक एसेट में भी रखते थे, याद है, क्विक एसेट में भी डेटर पड़ा होता था। तो करंट रेशियो क्विक रेशियो बेहतर करनी है। अच्छा, हालांकि ये बात गलत है लेकिन कर रहे हैं वो अगर इस तरह से, तो ये विंडो ड्रेसिंग है। कैपिटलाइज स्मॉलर एक्सपेंडिचर दैट वुड नॉर्मली बी चार्ज टू एक्सपेंस, बहुत अच्छी बात। देखें जी, आपने 10 रुपए की पेंसिल ली है, इसको एक्सपेंस आउट करना होता है, ये बड़ी इमटेरियल सी कॉस्ट है, इसको 10 साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। लेकिन आपने इकट्ठी स्टेशनरी खरीदी है अगर, तो आपने वो लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी है तो उसको भी फिक्स एसेट बना के उसको 10 साल में डेप्रिशिएट करना शुरू किया होगा। हालांकि लाख रुपए तो सारे का सारा एक्सपेंस कर देना चाहिए था अगर वो सारा यूज हो जाना है तो। कुछ इस तरह के छोटे छोटे आइटम्स जो एक्सपेंस आउट हो जाने चाहिए, एक मटीरियलिटी लेवल होता है, उससे नीचे की जितनी चीजें होती हैं उसको उस पीरियड के अंदर एक्सपेंस आउट किया जाता है। हाँ, आपने एक लेवल रखा होता है कि जी इस लेवल से ऊपर का जो एक्सपेंडिचर है हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, तो आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस को भी कैपिटलाइज किए जा रहे हैं ताकि एकदम से सारा एक्सपेंस ना पड़े और ये 2-3 साल के अंदर डेप्रिशिएट होकर जाए। तो ये विंडो ड्रेसिंग इस तरह की चीजें, उन्होंने एग्जांपल बताई। ऑफर कस्टमर एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट, अभी चीजें मंगवा लो, शिपमेंट है, उधार पे दे रहे हैं, अभी चीजें मंगवा लें, ठीक है, आपको हम डिस्काउंट देते हैं। देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यूज फ्रॉम फ्यूचर पीरियड इनटू करंट पीरियड, लोअर डेप्शन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ्स वगैरह वगैरह, ऐसे ही कोई 2-4 चीजें इन्होंने बता दी, ठीक है। तो ये कोई एमसीक्यू में ना आ जाए, मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली एक लाइन और नीचे की 2-3 एग्जांपल्स ये आपके जहन में रह जाएं तो 1-2 नंबर का अगर आ भी जाता है लिखने के लिए भी तो कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, फिर अब इधर चल रहे हैं तो सफ़ा बेशक पहुंच गया है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के अंदर 3 तरह के एनालिसिस हुआ करते हैं। एक रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस में हमने बात कर ली है, हमने जितनी रेशियोज पढ़नी थी वो पढ़ ली थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस में 2 और भी एनालिसिस हुआ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बहुत आसान है, पेज नंबर 747 पे है, बहुत आसान बात है, ज़रा भी मुश्किल नहीं, ठीक है, बड़ी सादा सी बात है। इधर देखो, हम अपनी एग्जांपल पहले बनाते हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट है जी, बैलेंस शीट में मेरे पास नॉन करंट एसेट्स में पीपीई पड़ा है 100 रुपये का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है 20 रुपये की, करंट एसेट्स में मेरे पास स्टॉक पड़ा है 30 रुपये का, डेटर्स हैं 25 रुपये के, काफ़ी नहीं है, बस कैश एंड बैंक पड़ा है 75 रुपये का, बहुत ज़्यादा कैश है, चलो कोई नहीं, खैर है जी। तो टोटल बताएं क्या बनता है जी, टोटल बता दें। 200 पक्की बात है, 250 ये मेरी एसेट साइड हो जाती है जी। उसके बाद लाइबिलिटी साइड इस तरफ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी आ जाए, इक्विटी में चलो शेयर कैपिटल थोड़ा सा लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल है 30 रुपये, 35 रुपये, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 18 रुपये। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है जी कोई 12 रुपये का, कितना हो गया ज़रा देखना है, 250 करना है ना। कुछ करंट लाइबिलिटीज़ में चीज़ें डालते हैं, शेयर कैपिटल बढ़ा लेता हूँ मैं, रिटेन अर्निंग बढ़ा देता हूँ, ज़रा चीज़ें कम रखें, ज़रा बैलेंस शीट की जगह पे मुक्की गई। 85
28, अब कुछ करीब हुआ 38। अब यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स को लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं, सारे क्रेडिटर्स कर दो ना, अब 250 करने हैं। चलो इसको 32 कर लो, और बताओ 32 की यहाँ तो नहीं रहा, बोलो बोलो बोलो, अब बोलो। बैलेंसिंग थोड़ा सा 100 से नीचे ले आए जी, आया 100 से नीचे 95। अच्छा जी, अब इधर देखें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। इनकम स्टेटमेंट भी बना लेंगे अपनी एक इनकम स्टेटमेंट। सेल्स, मैंने कहा ऐसी एग्जांपल किताब में देखेंगे ना, ये पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैंने अपनी एग्जांपल बना ली छोटी सी, ठीक है। सेल्स हैं जी, लेट्स से सेल्स हैं जी कोई 1000 रुपये की, ज़रा इसको सिंपल ही रख लेते हैं। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 400 रुपये, जीपी आ गया 600। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं जी, सेलिंग एडवेंस अलग अलग लिख लेते हैं जी, चलो। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 50 भाई कह रहे हैं, कोई तो इनकी भी मान ले, सुबह से कही जा रहे हैं कुछ ना कुछ जी। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम तो लिखवा ही नहीं, चलो कोई नहीं, रहने दो फिर। लेस फाइनेंस कॉस्ट, और ऐड करना है अदर इनकम तो कर लो, चलो लिख देते हैं वो भी, ऐड अदर इनकम। भाई ने कितनी कही थी, 40 भाई कह रहे हैं कोई और जी। पीबीटी बता दें, है सही अभी 32। उसके बाद लेस टैक्स एक्सपेंस 12, 132, और ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जी वर्टिकल एनालिसिस होता है कि हम यूं कहें, ये क्या है, ये क्या है, ये टोटल एसेट है, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स 250 के टोटल एसेट्स हैं जी। अच्छा, जिनमें की टोटल एसेट में प्रॉफिट की वस्तु भी ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं कह रहे, अच्छा चलो कोई नहीं, समझाना ही है बस, ये ऐसे ही होती है एग्जांपल्स। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, पीपीई कोई बात नहीं, अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है, कमा लिया इन्होंने तो। रिटेन अर्निंग में ऐड होते हैं, ओ माय गॉड, बढ़ाओ जी बढ़ाओ जी बढ़ाओ, 150 एक्सपेंस बढ़ने लग गए जी एकदम से, 150 और 115, लॉस ही ना करा देना, हम देख लो क्या हो गया आंसर, बताओ ज़रा जल्दी कर ले यार। अच्छा, इसको 10 कर लें, फाइनेंस कॉस्ट को भी थोड़ा सा ना बढ़ाएं, चलें ऐसे ही बस, अब बस कर दें, अब काफ़ी होगा, बाकी टैक्स बढ़ा लेंगे। 152, और रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है, 38 सिर्फ, तो यहाँ पे ना जनाब तकरीबन कोई 132 रुपये का टैक्स देना पड़ गया हमें, बस हो गया, बस इसी दफ़ा कुछ हालात बेहतर होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे आपस की बात है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी इन दोनों को देखने की, ये कौन सा हम बैलेंस शीट उधर से टैली कर दें, मैंने जो समझाना है अलग अलग समझाना है। अच्छा जी सुने, अच्छा जी टोटल एसेट्स कितने हैं, 250 के। अब मैं अगर ये बताना चाहूँ यूज़र को कि मैं पीपीई के बारे में आपको ये बताता हूँ कि ये टोटल एसेट्स का कितने % है, तो क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 250 कितना बनता है, इंटू 100 कितने % है, हाँ टार्जन ना बनो, कैलकुलेटर निकाल लो, 40%। तो यूं कह सकते हैं कि पीपीई हमारे टोटल एसेट्स का, नहीं 40% है, कि कह सकते हैं कि पीपीई हमारे टोटल एसेट्स का 40% है। अच्छा जी, ऐसे ही लेट्स से स्टॉक को पकड़ लो, और ये स्टॉक को टोटल एसेट से कंपेयर करके बताओ, 30 × 250, तो कह सकते हैं कि स्टॉक हमारे टोटल एसेट्स का 12% है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इस तरह से लॉन्ग टर्म लोन, इस तरह से क्रेडिटर्स को हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे चलो इसको कर लेते हैं, क्रेडिटर को कर लेते हैं जी। क्रेडिटर जो हैं वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के कितने % बन रहे हैं, 38%, ठीक है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जैसे नाम से पता लग रहा है, हम हॉरिजॉन्टली एनालाइज करते हैं बैलेंस शीट के अंदर इन टोटल एसेट्स के साथ बाकी लाइन आइटम्स को एनालाइज कर लेना, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम ऑलरेडी शायद ये करके भी आए हैं
हम, हाँ जी, हम एक्सपेंसेस को सेल्स के साथ कंपेयर कर देते हैं। हम कहते हैं जी सेल्स जो है वो ये सबके साथ ही हो सकती है, सेल्स का इतने परसेंट है, मैं इधर लाइन लगा देता हूँ, ये सबके साथ कंपेरिजन हो सकता है कि सेल टू कॉस्ट ऑफ सेल, सेल टू सेलिंग, सेल टू एडमिन, सेल टू अदर, आप कुछ भी कर लें, ठीक है। ये सारे के सारे कंपैरिजन है, ये सारे क्या हैं जी, वर्टिकल, ये वर्टिकली एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स को, लाइन आइटम्स को किसी एक चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये आप रुख देख रहे हैं जी एनालिसिस का, इसको क्या कहते हैं जी, वर्टिकल एनालिसिस। पढ़ के देखते हैं वर्टिकल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और ये है भी सिंपल, कोई नहीं है, अगर नहीं है मसला तो नहीं है ना, किसी चीज़ मसला नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये देखो वर्टिकल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस में पेज 748 पे, इन वर्टिकल एनालिसिस ईच कैटेगरी ऑफ अकाउंट ऑन बैलेंस शीट इज शोन एज अ परसेंटेज टू ऑफ द टोटल अकाउंट। इन वर्टिकल एनालिसिस ईच कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स ऑन द बैलेंस शीट इज शोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अकाउंट। लाइन आइटम्स ऑन एन इनकम स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल्स। ये दो बातें बता के आया हूं, ठीक है। वाइल लाइन आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट ऑन कैन बी स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। तो पहली लाइन को उड़ाकर दूसरी ही लिख लें, बस ये काफी है। दिस एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट गिव द कंपनी हेड अप ऑफ, ठीक है, आगे छोड़े, पता है आपको। वर्टिकल एनालिसिस क्या है जी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम ग्रॉस सेल्स की परसेंटेज के तौर पे हर लाइन आइटम को शो कर देते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर हम हर आइटम को बैलेंस शीट में उसकी परसेंटेज, किसकी, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज की परसेंटेज के तौर पे शो कर देते हैं, ठीक है। और सही है ना जी सर। आप कहोगे सर लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं और आपने यहाँ क्या किया भाई, 250 लायबिलिटीज ही हैं, इक्विटी भी तो एक बिजनेस पे लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, ऐसे ना कह देना फिर, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है जी वर्टिकल एनालिसिस। इसकी एग्जांपल के अंदर ये कार्नाटेशंस लिमिटेड आईकेप की किताब से ये एक एग्जांपल एज इट इज उठाई गई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है आपने। ये देखें, अगर सेल 15,000 है, कैलकुलेटर उठा के सिर्फ एक दो चेक कर लें, तो ये एसेट्स अगर एसेट्स 15,000 है पीपीई वाले, और टोटल एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं 35,440, तो जरा चेक करो 15,000 डिवाइडेड बाई 35,440 कितना बनता है, 42%, यही बताया गया यहाँ पे। और कुछ चेक करना है और चेक कर लो। मिसाल के तौर पे स्टॉक इन ट्रेड जी, स्टॉक इन ट्रेड को पकड़ा हमने, इसको डिवाइड किया 35,440 से, जरा बताओ आंसर क्या आता है। ओ देख लो आगे यही लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो सारी बैलेंस शीट को देखो, हमने क्या किया, एसेट साइड में हर आइटम को, इवन टोटल एसेट्स को भी, ये टोटल नॉन करंट एसेट को भी टोटल एसेट्स है, चेक करो जरा, 15,890 को डिवाइड करो 35,440 से, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। 44, हम कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट टोटल एसेट्स का 44% है, पीपी टोटल एसेट्स का 42% है, स्टॉक टोटल एसेट का 16% है, कोई मुश्किल बात है। अब लायबिलिटीज की साइड को देख लो, ऊपर है गई लायबिलिटीज, नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। करो जी जरा ट्रेड अदर पेबल्स को चेक करते हैं, ट्रेड अदर पेबल्स को चेक करते हैं जरा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी से। अब ये टोटल इक्विटी नहीं, टोटल लायबिलिटीज के साथ, हाँ 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 84% आ गया। अच्छा जी, उसके बाद शेयर कैपिटल को पकड़ो। अब ये लाइन जरा दूसरे सफ़े तक आनी है जरा माजरत के साथ, अब क्या होता है, सफ़ा आगे चला गया सवाल, तो चलते 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 चलते, हाँ जी, हाँ ना ना ना, ना करके देखो, करके देखा, अच्छा जी 2.8, ठीक हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है जी, वर्टिकल। तो एसेट साइड पे टोटल एसेट के साथ हर लाइन आइटम को परसेंटेज निकाल के बता देते हैं, ठीक है। और इक्विटी लायबिलिटी साइड पर टोटल को हर लाइन आइटम के साथ परसेंटेज के तौर पे बता देते हैं, ये सारा कुछ यही हुआ, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है। अब अगर मिसाल के तौर पे पर्चे में आएगा नहीं इतना आसान काम, ठीक है, पर्चे में आपको वर्टिकल एनालिसिस कह देता है तो कोई मसला नहीं है, जो बैलेंस शीट पड़ी होगी, खैर से ऐसे बैलेंस शीट पड़ी होगी, ठीक है, उसके आगे इस तरह से आपने सोल्यूशन के अंदर दोबारा बैलेंस शीट बनाने की भी शायद जरूरत नहीं है, दोबारा बैलेंस शीट ना बनाने लग जाना, यूँ लिखना बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट बेशक हेडिंग देकर नॉन करंट एसेट कैलकुलेटर पर डालना 15,000 बटा 35,440, आगे आंसर, ऐसे आंसर हर एक का आंसर लिखते जाना, फिर बैलेंस शीट दोबारा बनाने ना बैठ जाना, ठीक है। ये बात समझ आई है। इसको क्या कहते हैं जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल की तरफ, मेरा दिमाग उधर चला गया था ऑलरेडी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमें क्या करना है, हमने 2 साल्स को कंपेयर करना है, 2 साल्स को। क्या मतलब अगर मिसाल के तौर पे, अब मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से बता देता हूँ, यहीं पे परसेंटेज ग्रोथ इन सेल भी आपको याद होगा, वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2020 है और 2019 भी है, ठीक है। 2019 में मिसाल के तौर पे ये हमारी 800 और ये 300, कितना आता है जी, 500 हो गया, ये 120 था, ये 110 था,
ये 110 था, ऐसे ही जल्दी जल्दी। फाइनेंस कॉस्ट आ गई जनाब तकरीबन कोई 70 रुपये, अदर इनकम 5 रुपये थी, लॉस तो नहीं होगा, ज़रा देखना जल्दी से बता दो ऐसे ही जल्दी। 95, उसके बाद कोई 80 रुपये टैक्स दे दिया हमने, तो 15 रुपये घर लेके जाएंगे और अगली बार कारोबार बंद कर देंगे। अच्छा खैर चलें छोड़ें, ठीक है। अच्छा सुने, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, हमने 19 और 20 को कंपेयर करना है। अब एक तरीका क्या है, आप यूं कहें कि जी सेल्स 200 रुपए से बढ़ गई, ठीक है ना, 200 रुपए से बढ़ गई। एक ये है कि मैं यहां पर परसेंटेज ग्रोथ बताऊं, क्या बताऊं जी? अब परसेंटेज ग्रोथ कैसे निकलनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का फॉर्मूला समझ लें, वो बहुत सिंपल है। आपने सबसे पहले तो 800 और 1000 का डिफरेंस लेना है कि डिफरेंस कितना है, 200, तो आपने 200 पकड़ा। अब उसको डिवाइड करने की बारी आई तो 800 से डिवाइड करेंगे या 1000 से, 1000 से या 800 से? हाँ जी, अगर आप मिसाल के तौर पे ये भाई कहें कि मैं 22 साल का हो गया हूं, तो मैं क्या कहूंगा, कहां से बढ़ के 22 पे आया, तो ये कहेगा 21 से बढ़ के 22 पे आया। 21 से बढ़ के 22 से बढ़ के 22 पे तो नहीं आया जाता ना, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि 200 रुपए सेल बढ़ी है, तो क्या 200 रुपए सेल 1000 से बढ़ के 1000 पे पहुंची है? 200 रुपए सेल कहां से बढ़ के आई है, 800 से बढ़ के। तो परसेंटेज ग्रोथ अगर निकालनी है तो हमेशा डिनोमिनेटर में बेस ईयर जो है वो प्रीवियस लिया करना है। बेस ईयर हमेशा कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर। बेस ईयर हमेशा, बस इसके अंदर इतनी सी बात ही थी, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, बेस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर। तो 800 कितना जी, तो हम यूं कहेंगे कि जी परसेंटेज ग्रोथ इन सेल कितनी है, 25%, ठीक है। ऐसे ही कोई और भी देख लो, ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर देख लो, एक्सपेंस 30 रुपए से बढ़ा है, ये सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, सेलिंग एक्सपेंस 30 रुपए से बढ़ा, बेस को क्या लोगे, 120 से 30 रुपए बढ़ा, ठीक है, इंटू 100, बोलो। हाँ ये भी 25 है यार, कुछ और लबो, फिर एक जैसे ही हो गए ना। 10 रुपए बढ़ा, 10 रुपए एडमिन एक्सपेंस बढ़े हैं, ऐसे ही है, 10 बढ़े हैं ना। 10 रुपए कहां से बढ़े हैं, 110 से 10 रुपए बढ़ के 120 पे आया, आंसर बताओ, 9%। बात समझ आ रही है? तो परसेंटेज ग्रोथ इन सेल का मैंने कहा था अलग से नाम बताओ नहीं बताता, वहां आगे जाके पढ़ लेते। देखो परसेंटेज ग्रोथ इन सेल भी आ गई, और बाकी सब में ग्रोथ भी हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकती है। किसी के अंदर एक्सपेंस कम भी हो सकता था इस साल में, अगले साल पहले में ज्यादा था, अगले साल में एफिशिएंट हो गया, कम हो गया, कम हो जाएगा तो डिक्रीज उतने परसेंट से आ जाएगा। और मजे की बात तो ये है कि ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला हम रेशियोज पे भी लगा सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए की जीपी रेशो है 25% और कंपनी बी की है 28%। अब कुछ दीवाने ये कहेंगे कंपनी बी की रेशो 3% ज्यादा है, मैं कहूँगा नहीं यार 3% तो ज्यादा नहीं है, 3% ज्यादा नहीं, बल्कि क्या करेंगे, बल्कि ठहरो पहले मैं एक साल पे समझा लूँ जरा, आप शक्लें बनना शुरू हो रही हैं। कंपनी ए की रखता हूँ मैं फिलहाल, कंपनी ए, इसका ये 2020 है और ये 2019 है। 2019 के अंदर इसकी रेशो थी 25% और 2020 में इसकी रेशो हो गई 28%। अब दीवाने क्या कह रहे हैं जी, 3% जीपी रेशो बढ़ गई, 3% नहीं बढ़ी, ठीक है। अब इसके लिए आपको अगर बताना है रेशो एनालिसिस के अंदर, तो कैलकुलेटर्स तैयार होने चाहिए बस रेशो एनालिसिस करते हुए, ठीक है ना, पर्चे के अंदर भी। तो आप यूं लिखोगे कि 3 बढ़ा है 25 से इंटू 100 कितना बनता है, तो 12% इंक्रीज है इन जीपी रेशो। चले खैर ये तो और तरफ चलेगी, हम असल बात तो मैं ये करवा रहा था आपको, सिंपल कि इंक्रीज 3 का है, 3% से बढ़ा है, तो क्या करूंगा, 3% नहीं कहूंगा उसको, बल्कि 25 से 3% बढ़ा है, 25% 3% बढ़ा है, तो कितने परसेंट ग्रोथ शो किया उसने, 12% ग्रोथ शो किया है। इस जीपी रेशो ने 12% ग्रोथ शो किया है, वो दिखाने के लिए 3/25 कर दिया हम, और ठीक है। और अगर कमी होती तो इसी तरह से वो हम कहते हैं जी इसने डिक्लाइन शो किया है इतने %। तो ये ऐसे अलग अलग सी एक कैलकुलेशन थी, चलो अब ये हो गई है तो इसको देख लो, फिलहाल ये एक ही रखो, ठीक है ना, कंपनी टू कंपनी को छोड़ो, ओके ले फिलहाल इस एक को रख लें। वैसे ये बस ऐसे बातों में बात आ गई कि हमने 3% नहीं लिख देना, वैसे लिखने से तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखने वाले बच्चे के लिए ज्यादा कदर की निगाह आएगी एग्जामिनर की, अच्छा माशाल्लाह देखो जबरदस्त बात की उसने, ठीक है। चलें वापस, तो ये क्या है जी, वर्टिकल एनालिसिस। क्या है जी, वर्टिकल एनालिसिस। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। परसेंटेज ग्रोथ अपवर्ड या ग्रोथ की बजाय डाउनवर्ड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो फिगर्स हैं ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाएंगी। जरा पढ़ के देख लेते हैं, मेरे ख्याल में इस एग्जांपल की पिक्चर क्या लेनी,
मर्जी है ताड़ी। तो 3 तरह के एनालिसिस हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए। एक रेशियो एनालिसिस जो पढ़ के आए, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अब आप ये ना कहना कि जी रेशियो एनालिसिस में कोई एक दो तो इस तरह के यूज हो जाते हैं। हाँ भाई हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस रेशो, कॉस्ट टू सेल, वो भी वर्टिकल की तरह से लग रही थी, लेकिन बहरहाल वो रेशियो में भी है और ये ओवरऑल इस तरह से बात भी आती है। क्योंकि अदर इनकम की कोई रेशो पढ़ी थी आपने? अदर इनकम टू सेल रेशो, हाँ। फाइनेंस कॉस्ट टू सेल रेशो, हाँ पढ़ी थी। अदर एक्सपेंस टू सेल रेशो नहीं ना, तो वहां पे तो रेशोज में सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन यही थे ना। तो ये तो हर चीज को वर्टिकली एनालाइज कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के 1000 रुपए सेल के साथ, इवन टैक्स को भी। ठीक है, तो इसलिए भाई वही बात, कम कर लेते हैं चंदा, कम कर लेते हैं। मैं इधर कर लेता हूँ 28, इधर कर लेता हूँ 25, फिर ये क्या है 12% डिक्लाइन हुआ है, सिंपल। ठीक है, चलो सॉरी 28 से जितना भी हुआ है, जितना भी बताओ, दसोगे ना 3% कम हुआ है ना 28 से, हाँ 11%, बस ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, वो देख लेना। अच्छा छोड़ो यार, किधर ले गए हो मुझे, मैंने आज बहुत कुछ पढ़ाना था, मेरा चेक तो करो इधर क्या कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं आप लोग तो, ये देखो जी, आप लोगों की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज रेशियोज और लाइन आइटम ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। रेशियोज को भी, ये भी मैंने क्या करवाया आपको, ये मैंने क्या किया, मैंने रेशियोज को, हिस्टोरिकल रेशियो को कंपेयर किया। रेशियो को भी कंपेयर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में और लाइन आइटम्स को भी। ठीक है, तो बहरहाल वो क्या कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, horizontal analysis is used to compare historical data such as ratios or line items over a number of accounting periods. Financial analysts and investors need to identify trend and growth patterns in companies' performance over a number of years. A year-end balance sheet or income statement is not enough to evaluate whether company is operating efficiently or, ये वही वाली बात है जो मैंने पहले दिन आपको बता दी थी कि सिर्फ रेशियो निकल आई है ये कोई बात नहीं है, बल्कि ये देखो पिछले साल से इस साल तक आते हुए, जब मैंने कहा था कि जी आपकी कंपनी बेटर है, लेकिन जरा इधर तो आओ, हो सकता है मेरी कंपनी पिछले साल से ज्यादा बेहतर हुई और आपकी डिक्लाइन कर गई हो। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इन्वेस्टर जो होते हैं वो ट्रेंड और ग्रोथ पैटर्न भी देखना चाह रहे थे कंपनी की परफॉर्मेंस को ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, क्योंकि एक ईयर एंड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इनफ नहीं होती टू इवैल्यूएट वेदर कंपनी इज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मेक्स इट इजियर टू कंपेयर ग्रोथ रेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अमंग डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा में वो लाइन आइटम्स को पकड़ लें या रेशियो निकाल के उसको कंपेयर कर लें। यहां पे हमने क्या किया, पहले मैंने क्या बताया, 25% सेल ने ग्रोथ शो की है, ये लाइन आइटम था, 25% सेल ने ग्रोथ शो की है, और यहां पे मैंने क्या कह दिया आपको, 8% 11% जीपी रेशो कम हुई है। अब मैंने रेशो को पकड़ लिया, तो जिसको मर्जी कंपेयर कर लें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। ठीक है ना, लाइन आइटम भी कर सकते हैं, लाइन आइटम तो सारे के सारे ही हो जाएंगे ना, लेकिन रेशो तो जो है बस वही है, वो उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये आप हर रेशो पे लगा सकते हैं, मैंने इसलिए आपको करवाया, ये बहुत यूजफुल टूल है। ये आप हर जगह पे एक लाइन ही लिखनी है ना, आपके सामने है जी, पिछले साल रेशो इतनी थी जीपी, आपको कहा जी इस साल रेशो निकाल दो जीपी, आपने जीपी रेशो निकाली 5% आ गई, आपने रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला 10% आ गई, पिछले साल की भी नजर आ रही थी, आपने डिफरेंस निकाला, पिछले से डिवाइड किया और लिख दिया इतनी % ग्रोथ या इतने % डिक्लाइन शो की है। ये हर रेशो में आप लगा सकते हैं, ऐसी चीजें। ठीक है ना, ओके। ले जी, इसके आगे फिर इन्होंने इसकी एग्जांपल भी ऐसी कुछ दी हुई है, आप चेक करने के लिए 2-3 चीजों को देख लो। ठीक है, चलो सेल को ही देख लो, डिफरेंस चेक करो, कितना डिफरेंस कितना है, 75,200 माइनस 86,320, कितना डिफरेंस है? अच्छा, डिवाइड किससे करोगे? 17 वाले से, 2017 वाले से, 75,200 से, कितना आंसर आता है? 14% ही लिखा हुआ है, 14.8%। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हर एक आइटम परसेंटेज ग्रोथ डिक्लाइन। ठीक है, तो ये क्या आ गया कि हॉरिजॉन्टल, ये है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आ गया। नॉर्मली ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बैलेंस शीट के ऊपर नहीं लगाते, ये फॉर द ईयर होता है ना। अच्छा, एक बात याद आ गई, शुक्र है, मैंने आपको कहा था जहां बैलेंस शीट में मुमकिन हो एवरेज ले लेना, याद है? वो इसलिए कहा था कि उन रेशियोज के अंदर ना, जिनके अंदर ये बात हुई थी, उनमें प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, लेट्स से पीबीआईटी है, उसको डिवाइड करते थे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, नीचे बैलेंस शीट वाली। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, तो एक साल की फिगर और क्लोजिंग फिगर एक जैसी बन जाए, इसलिए हम बैलेंस शीट को भी एवरेज कर देते थे। मैंने कहा जरा ज़हन में बात आगे बता दूं, ज़हन में आता होगा ना एवरेज क्यों कराते हैं रेशियो एनालिसिस में, ऐसी बस फजूल बात ही, छोड़ो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ आ गया, इतनी सी ही बात थी। ठीक है जी, चले जी, सफा आप लोगों के पास पहुंच चुका है, पता नहीं क्या कुछ कराना था। ओए होए होए, ये सवाल मैंने ना चेंज किया हुआ आपके लिए, देखो इसमें एंडोमेंट फंड भी डाला हुआ है, एंडोमेंट फंड,
और इसके अंदर वैसे तो रिक्वायरमेंट बाकी भी हैं, लेकिन मैं बेसिकली ये करवाना चाह रहा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स आपको, यानी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जो होती है। अब ये रिवीजन चल रही है, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा लेक्चर 103 ऑनवर्ड्स, आगे नहीं लिखा कौन सा टॉपिक चल रहा है, लेकिन चला आज रेशोज ही है इत्तेफाक से, लेकिन रेशो अब बस गया। अब इसके अंदर जो काम है ना, बस वो हो गया। जैसे ये मैंने आपको दे दी है इंटरप्रिटेशंस, ये इंटरप्रिटेशन के अंदर यूज करने के लिए वेरिएशंस। देखो जी, जल्दी जल्दी देखते हैं, जल्दी जरा देख लेते हैं। दिस रेशियो टेल्स अस दैट कंपनी अर्निंग इतने पर रुपये। ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये अंग्रेजी आपने लिखी हुई, आपको याद है, यही तो संडे को आपने याद करनी थी, फॉर्मूला और ये रेशो, फॉर्मूला ये अंग्रेजी, ठीक है ना। अब मैं आपको रीजंस की तरफ लेके चलता हूं। अगर अब दिमाग में सोचते जाना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है, चाहे इंडस्ट्री से हाई है, चाहे प्रीवियस ईयर से हाई है, चाहे दूसरी कंपनी से हाई है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ये मैं बता रहा हूं आपको, किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है ये वेरिएशन की, हाई या लो होने की रीजन आप किसी भी इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं। आप चाहे कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपनी का प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं, कंपनी का इंडस्ट्री से, जो रेशियो आपने निकाली है वो या तो दूसरे से हायर होगी या लोअर होगी, बराबर होगी तो फिर तो फर्क ही कोई ना, ठीक है। तो हायर लोअर की जो रीजन है वो किसी भी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल, इधर से चलते हैं, अभी ताजा वाली जो पड़ी, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मैंने क्या कहा, ये रेशियो क्या बताती है कि कंपनी कितना, मार्केट कितना प्रिपेयर्ड है ₹1 अर्निंग कमाने के लिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने, हमने कहा था एक 20 टाइम्स, यामा में 20 टाइम्स, यानी ₹1 अर्निंग के लिए ₹20 लोग झोंकने को तैयार हैं, और दूसरी के अंदर ₹1 कमाने के लिए ₹15, और ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने सिर्फ ये रीजन लिखी, बहुत मुश्किल है ये आए, लेकिन पता होना चाहिए इस रेशियो का भी क्या है जी। इसके अंदर हाई रेशियो का क्या होगा, बस इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर ग्रोथ की, वरना दुनिया पागल थोड़ी है यार। ₹1 अर्निंग करने के लिए ₹30 वो ₹20 वो उसमें डाल रहे हैं कंपनी में। अमेजॉन में ₹1 अर्निंग करने के लिए कितने रुपए डाल रहे थे, ₹90। नजर आ रहा है उनको कि ग्रोथ आएगी फ्यूचर में, ठीक है ना। तो वरना आज तो देखो, वरना आज के हिसाब से देखो तो 90 साल लगेंगे ये पैसा मुझे वापस मिलते हुए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बता दो फिर, ठीक है। तो लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पता है कि जी आगे टेक कंपनी है, आईटी का दौर आ रहा है, आगे इन्होंने ही चलना है, ऐसा चीजें नीचे निकलती जा रही हैं बाकी तो। और दूसरी तो देखो मैकडॉनल्ड, पता है जी और कुछ हो ना हो, रोटी तो वहां खाएगी। एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, स्टेबल है इनकी जो है वो अर्निंग स्टेबल है, ठीक है। चले फिर इंटरेस्ट कवर रेशो, ये चल रहा है जी हाई और लो, ऊपर लिखा होता ना इसलिए मैंने कहा इधर भी लिख दूंगा, नीचे जाते हुए नजर आता रहे, जब तक नजर आता रहे, ठीक है जी। हाई और लो। अच्छा, आंसर नहीं देखना आपने, पहले आपने खुद अपने दिमाग की तरफ देखना है, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं मिलना आपको, वहां पर दूसरा नजर आना है आपको। इंटरेस्ट कवर रेशियो हाई कब होगी, देखो मैंने आपको कहा था पीबीआईटी को डिवाइड करना है इंटरेस्ट से, और ये रेशियो बताएगी कि ₹1 इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना प्रॉफिट पड़ा है। अब इंटरेस्ट कवर हाई होने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कवर ज्यादा है। इंटरेस्ट कवर ज्यादा का मतलब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्रॉफिट ज्यादा होने की जो वजूहत है यहाँ पे एक दो लिख लो, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, यूज ऑफ डेट लेस है। देखो ना, देखो दो चीजें होती हैं, एक न्यूमिरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। मैंने कहा जी मेरा पीबीआईटी है 150 और मेरा इंटरेस्ट है 50, क्या आता है जी, 3 आ गया। इंटरेस्ट कवर कितना है जी, 3 टाइम्स। अब इस इंटरेस्ट कवर को बढ़ाने की वजूहत दो हो सकती हैं, या तो मेरा न्यूमिरेटर बढ़ जाए, थोड़ा सा ऊपर ले, या डिनोमिनेटर कम हो जाए। माशाल्लाह, शाना मुंडा है, ठीक है। ये तो हो गया ना बेस। अब मैं कहता हूं जी अगर मैंने इस 3 टाइम्स को बढ़ाना है तो क्या हो सकता है, मैं कहूंगा जी इसके 2 हल हैं। एक तो ये 200 पे चला जाए, न्यूमिरेटर 200 पे चला जाए, बोलो तो कितनी हो जाएगी ईपीएस, 4 पे चली जाएगी। यानी हाई होने की वजह क्या हो सकती है, प्रॉफिट का बढ़ जाना, ऐसे ही है। और अगर मैं यूं कहूं कि जी ये तो 150 ही रहा, प्रॉफिट तो 150 ही रहा, लेकिन न्यूमिरेटर जो है वो कम हो गया, हमने कुछ लोन्स रीपे कर दिए इस साल, हमने कहा हम तो इसके ऊपर इन्हिसार नहीं करेंगे, और इस साल इंटरेस्ट सिर्फ ₹10 आया है, बताओ 15 टाइम्स हो गया, 20 कर लें चलो यार, अब कितना हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा लें, थोड़ा सा जरा 3 और 4 के करीब है, ठीक है जी 30 आ गया 5 टाइम्स, चलो एक जरा थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक है, ये भी जरा करीब करीब हो ही गया। तो इंटरेस्ट कवर के बढ़ने की वजह क्या बनी, या तो प्रॉफिट का बढ़ना या इंटरेस्ट एक्सपेंस का कम होना। तो ये रीजन यहां पे लिखी हुई है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, लेस यूज ऑफ डेट्स, जिस वजह से इंटरेस्ट, ये आप साथ साथ लिख, मैं सफे के इंतजार इसलिए करता, कोई बात लिखनी हो तो साथ लिख सकें आप, ठीक है ना। हायर प्रॉफिटेबिलिटी तो समझ आती है, लेस यूज ऑफ डेट का मतलब क्या है जी, लेस यूज ऑफ डेट्स का मतलब क्या है, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐसे ही है, ओके। हाँ, एबिलिटी टू टेक फर्दर डेट्स का मतलब है,
अगर हाई रेशो, ये बेसिकली वेरिएशन की रीजन नहीं है, लेकिन ये एक काम की चीज है जरूर, ठीक है ना। तो इसको हाँ ये एडवांटेज कह सकते हैं, इसको आप फायदा कह सकते हैं। अगर हाई पीई रेशो हो तो ये फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि नया डेट मिलने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको रीजन ऑफ वेरिएशन तो नहीं कह सकता, मैं इसको फायदा कह सकता हूँ। लेकिन मसला ये था, जा यार तेरी मेहरबानी, मसला ये था कि अब ये सफ़ा मैं कह रहा था कि कोशिश करनी है इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं लिख दूँ, इसके अलावा कोई चीज़ अब आपको ना लिखवाई जाए, ज़रा कम चीज़ें हो जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी यहीं पर लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, दूसरे वाले को पढ़ने की क्या जरूरत है, खुद देख लो। लो रेशो होगी तो लो प्रॉफिटेबिलिटी है, मोर लो डेट्स है, आप पे एतमाद नहीं किया जा रहा, ठीक है। इसको देखते हुए डिसएडवांटेज क्या है, लो इंटरेस्ट कवर को देखते हुए आप पे एतमाद नहीं किया जाएगा। लेस क्रेडिट वर्दीनेस, भाई नहीं यार ये तो पैसे नहीं दे सकेगा, ये तो रिस्क हो गया। पैसे नहीं, हम बैंक में किस लिए पैसा इन्वेस्ट करना है? इंटरेस्ट के लिए। तो कवर कम होगा तो क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी, ठीक है ना। तो बहरहाल ये वाले आप नहीं देखने, सिर्फ इधर वाले को चलाते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, गियरिंग रेशो। भाई आप इसको छोड़ो, मुझे बताओ गियरिंग रेशो हाई होने का मतलब क्या है? गियरिंग रेशो हाई का मतलब डेट ज्यादा लिया हुआ है, डेट ज्यादा लिया हुआ है। अच्छा, हाई होने की वजह यह भी हो सकती है इस साल हमने डिविडेंड पे कर दिया बहुत ज्यादा, तो इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स होती है ना, तो इक्विटी कम हो गई। अच्छा, बाय बैक ऑफ शेयर अब सिलेबस से निकल गया, लेकिन ये मैंने लिखा रहने दिया क्योंकि पहले मैंने लिखा होता लास्ट टाइम बाय बैक ऑफ शेयर्स था, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, वही सफा जो आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स भी एक रीजन है, शेयर्स कम हो जाते हैं उससे, इक्विटी कम हो गई तो डेट इक्विटी रेशो बढ़ सकती है, ठीक है। तो कुछ रीजन यहां पर लिख दी। गियरिंग रेशो क्या बताती है वो आपको पता है, हायर डेट देन इक्विटी। अच्छा जी, ये भी रीजन है, जाहिर सी बात है। फिर फर्दर डेट ऑब्टेन ड्यूरिंग द, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया। एक तो यह कि इक्विटी कम करने का मतलब, मैंने कहा जी रिटेन अर्निंग्स कम कर दी आपने डिविडेंड बांट के, आपने शेयर्स कम कर दिए बाईबैक करके, लेकिन आपने नया लोन लेकर लॉन्ग टर्म डेट भी तो बढ़ा लिया, ये भी तो हो सकता था, ठीक है। तो फर्दर लोन ऑब्टेन हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या रीजन हो सकती है हाई करने की। ये क्या चल रहा है जी, हाई रेशो अगर आए तो इधर देखो, ये हाई वाला खाना आपके पास है ना, सफे ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, तो हाई रेशो। अच्छा, इस सफे के ऊपर ऐसे लिख लो हाई रेशो, मुझे लिख देना चाहिए था जैसे इधर लिखा हुआ है, हाई रेशो, लो रेशो, रेशो। ये क्या जी, रेशो, रेशो, हाई रेशो, लो रेशो, ओके। अच्छा, तो इधर देखो भाई, हाई डेट इक्विटी रेशो का क्या क्या वजह हो सकती है? हाई डेट देन इक्विटी, नया डेट ले लिया, डिक्रीज इन इक्विटी ड्यू टू बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक कंपनी खुद शेयर्स खरीदती है तो शेयर कम हो गए ना। अब लिखा हुआ तो लिखा रहने दो, कोई एक आधा पॉइंट ही लिख देना, और आप रो भी झाड़ लोगे। मैंने इसमें निकाला नहीं है रात को जब चेंज कर रहा था, इसमें जब प्राइस अर्निंग डाला था लास्ट टाइम, प्राइस अर्निंग रेशो मैंने नहीं यहाँ पे डाली थी सफे के अंदर, ठीक है। चलें भारत, डिक्रीज इन इक्विटी विच मे बी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। और अगर लो है तो उसका मतलब क्या होगा कि कंपनी का डेट जो है वो कम है इक्विटी से, या कंपनी को नया लोन मिल नहीं रहा, या डेट रीपे हो गया है, या इंक्रीज हो गया इक्विटी में ड्यू टू नए शेयर्स। तो इस तरह की रीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये पढ़नी है आपने ना। अच्छा, क्विक रेशो, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन है, लॉन्गर डेटर क्रेडिट पीरियड। लॉन्गर डेटर क्रेडिट पीरियड मतलब क्या है, डेटर बढ़ गए, जब आप ज्यादा टाइम दोगे डेटर को, बढ़ेंगे जी सर, बढ़ेंगे। ज्यादा टाइम उधार का जो देगा उससे खरीदोगे चीज, या कम टाइम वाले से खरीदोगे जब कारोबारी हो तो ज्यादा टाइम। तो आप अगर आप कस्टमर बन के सोच रहे थे, ठीक है, अब आप सेलर की तरफ आए, जिसने ज्यादा टाइम अलाउ किया उसके डेटर बढ़ेंगे। डेटर को क्विक रेशो में पढ़ा नहीं देते थे, तो क्विक रेशो के अंदर क्विक एसेट्स बढ़ेंगे, जितने बढ़ेंगे उतनी ये क्विक रेशो बढ़ेगी। तो डेट आना एक अलग बात है, क्विक एसेट्स के अंदर डेटर होते हैं कि नहीं होते, सिंपल सी बात है। अगर आप ज्यादा टाइम अलाउ करोगे तो ज्यादा डेटर होंगे, ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा डेटर होंगे ज्यादा क्विक एसेट्स, ज्यादा क्विक एसेट्स ज्यादा क्विक रेशो, ज्यादा क्विक रेशो। तो यही एक रीजन है, तो एक रीजन हो तो सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख लो फाइनेंशियल पढ़ना, अगर कोई मसला है तो ये बता देना, मैं जरा ये वाले पढ़ाता जाऊं जरा, ठीक है। करंट रेशो, डिस्काउंट की वजह से डेटर्स कम हुआ करते हैं नॉर्मली। आप अगर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट किताबों में आता ही नहीं है, ठीक है, आप बात करना चाहें जबरदस्ती तो कर लें, ठीक है, लेकिन नॉर्मली कैश डिस्काउंट की बात हम करते हैं यहाँ पे, और वो भी डेटर को कम कर रहा है, ज्यादा नहीं करता, क्योंकि बंदे आते हैं जल्दी जल्दी पैसे देकर डिस्काउंट ले लेते हैं, तो डेटर तो कम हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरी रेशोज में। अच्छा जी, करंट रेशो, लार्ज इन्वेंट्रीज सोलो मूविंग का निशानी दे रहे हैं, क्रेडिट पीरियड बहुत ज्यादा है, इररिकवरेबल हो सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस कम है, या क्रेडिट पीरियड अलाउ कम किया गया है, ये रीजन हो सकती हैं हाई करंट रेशो की। क्योंकि हाई करंट रेशो मतलब क्या है, करंट एसेट्स ज्यादा है। करंट एसेट्स में क्या है, इन्वेंट्री, डेटर या स्टॉक, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं जी कि इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, डेटर पैसे नहीं दे रहे, क्रेडिटर कम टाइम अलाउ कर रहे हैं, तो उधर न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर कम कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगले वाले पढ़ना लाजमी, वर्किंग कैपिटल साइकिल, लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर, लोअर क्रेडिटर डेज, हायर डेटर डेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल कम करती हैं। इन्वेंट्री डेज में इनएफिशिएंट इन्वेंट्री करो तो हाई इन्वेंट्री डेज आएंगे, बोलो
और लोअर सेल्स भी क्या होता है भाई, आपके इन्वेंट्री डेज ज्यादा है, वो जी सेल नहीं हो रही, ये रीजन है। ऐसे सिंपल रीजन है भाई, ठीक है। वो तो इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप, एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद कॉस्ट में आपने पढ़ लिया हो या पढ़ लें, जस्ट इन टाइम। आजकल लोग कम से कम इन्वेंट्री अपने पास रखने लग गए हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी ऑर्डर दें, आपको चीज पहुंच जाएगी, और टाइम पे उनको पहुंचा देते हैं, जस्ट इन टाइम। ये होल्डिंग कॉस्ट कम कर ली, खतरा कम हो गया, इन्वेंट्री पड़े पुरानी ना हो जाए, तो लोग कम से कम इन्वेंट्री रखने लगे। इसको कहते हैं एफिशिएंट। वो ईओक्यू पता नहीं कोई कॉस्ट में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एक अच्छा लेवल रखते हैं स्टॉक का, ठीक है ना। इसको कहते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी तो इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री कम होगी तो ये करंट रेशियो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अच्छा। क्रेडिट डेज पढ़ लेना, बहुत आसान है। डेटर डेज इनएफिशिएंट कलेक्शन की वजह से ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा क्रेडिट पीरियड देने से ज्यादा हो जाते हैं, कम डिस्काउंट देने से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्लास के स्टार्ट में आपको पढ़ाए थे, ये वही है। ग्रॉस प्रॉफिट वाली रीजंस नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट डालती हैं। अगर दोनों रेशो इकट्ठी कर रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कहकर नेट प्रॉफिट में सिर्फ ये कह देना ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना नेट प्रॉफिट के अंदर, और अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट की रेशो इंटरप्रेट कर रहे हो तो फिर ये सारी बातें नेट प्रॉफिट के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, रिडक्शन इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। नेट प्रॉफिट पे आए तो जीपी के बाद वाली कहानी। टाइट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन अदर इनकम, लो फाइनेंस कॉस्ट, हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अदर इनकम में कोई एसेट बेच दिया, अदर इनकम आ गई, ठीक है। ऊपर वाले बहुत सिंपल हैं, इनको पढ़िएगा। इसके बाद जो असल बात थी वो ये थी कि आपको ये 5 सवाल होमवर्क में करके आने हैं। पास पेपर 1 वेरी सिंपल, पास पेपर 1 सिंपलेस्ट। मैं जल्दी से दिखाता हूं, अब क्लास बहुत देर हो रही है, क्लास को जल्दी से दिखाता हूं। क्या नोट करना था तुम्हें? नंबर 1 6 8 9 12, 1 6 8 9 12, 1 6 8 9 12। इधर देखें जी, सब आप कर सकते हैं और सॉल्यूशन देखे बगैर करेंगे, ये वादा करें अगर पर्चा पास करना है तो। छोटा सा सवाल है, ऑपरेटिंग साइकिल निकालो, पेज नंबर 771। ऑपरेटिंग साइकिल निकालो और 2 लिमिटेशंस बताओ, 6 नंबर। पहला गया, फिर आपने बाकी फिलहाल नहीं करने, फिर आप आए 6 पे। बूम लिमिटेड की कुछ चीजें बताकर कुछ रेशोज बता दी इंडस्ट्री की। कहता है इस तरह की रेशोज निकाल के फिर वेरिएशन बताओ। पहले क्या करो, बीएल की ये वाली रेशोज निकालो। कौन सी? ये जो हमने निकाली हुई है इंडस्ट्री की, बहुत सिंपल रेशो कैलकुलेट करनी है। और फिर कहता है एक पॉसिबल रीजन बता दो वेरिएशन का। चेक कर लो, 7 नंबर पे सिर्फ ये बात है, अभी वेरिएशन ही पढ़ा के आ रहा हूं। उसके बाद 7 फिलहाल छोड़ो, 8 है। 8 के अंदर देखो वर्किंग कैपिटल निकालो और लिक्विडिटी रेशो निकालो और सजेस्ट करो पॉसिबल मेजर्स कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल। नंबर 9, ये जी रेशोज बड़ी मजे की। ये कौन से दोनों कंपनी की रेशो निकाल कर बताओ कौन सी कंपनी कस्टमर को ज्यादा इंसेंटिव दे रही है। जिसके डेटर डेज ज्यादा होंगे वही दे रही होगी, तो वो डेटर डेज निकालोगे। तो ये बड़ा बड़ा सवाल था जो ये बताता है आपको कि आपको पता भी है कि कौन सी रेशो क्या बताती है। सवाल बहुत आसान है। 10 को फिलहाल, वैसे 10 भी अब हो सकता है। 4 लिमिटेशन बता दो 4 लिमिटेशन। सवाल कह रहा है 6 नंबर का सवाल आया हुआ है। इस 11 को छोड़ो। 12 बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है, सबसे रीसेंट क्वेश्चन ये है जिसके अंदर उन्होंने कहा है पिछले साल की रेशोज ये हैं, आप यही वाली रेशोज इस साल की निकालें और कीपिंग इन व्यू बता दे पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशन। तो टॉपिक तो तैयार है ना, ये सवाल करके आने मैं डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज।